नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने पहले पढ़े गए पाठ में आए हुए हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह की विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें परिभाषा के साथ साथ कई उदाहरणों के माध्यम से हम विराम चिन्हों का महत्व समझेंगे। जिस तरह भाषा का प्रयोग हम बोलने में करते हैं, ठीक उसी प्रकार लिखते समय भी हमें भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अर्थात विराम का अर्थ होता है विश्राम या रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट अर्थवान हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, राम स्कूल जाता है, मैंने खाना खा लिया। यदि विराम चिन्ह का इन दोनों वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जाता तो लिखते समय यह वाक्य पूरे हो गए हैं, यह हमें समझ में नहीं आता। इसका ठीक विपरीत अर्थ हमारे मस्तिष्क में आता था। जैसे यह उदाहरण देखो, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर न जाने देने की बात की जा रही है। दूसरे वाक्य में है रोको मत जाने दो, और यहाँ पर जाने दो की बात हो रही है। अर्थात सिर्फ कॉमा अल्प विराम का फर्क करने पर दोनों वाक्य के अर्थों में अंतर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, चलो देखते हैं यह विराम चिन्ह कितने प्रकार के हैं और उनका कहाँ कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं और उनके चिन्ह किस रूप में हम दर्शाते हैं। जैसे पहला है विराम चिन्ह पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है, जिसे एक पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, राम खाना खाता है पूर्ण विराम, मोहन स्कूल जाता है पूर्ण विराम। इस तरह यह दोनों वाक्य पूर्ण विराम लगाने पर हमें लिखित स्वरूप में समझ में आता है कि यह दोनों कार्य पूर्ण हो चुका है, वाक्य पूर्ण है। दूसरा, अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण स्वरूप, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। इस तरह इन दोनों वाक्य में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये 4 नाम हैं, इसलिए इन चारों नामों के मध्य अल्प विराम थोड़ा सा रुकावट रखने के लिए लगाया गया है। तीसरा, उपविराम, यानी जिसे हम इंग्लिश में कोलन भी कहते हैं। जब किसी शब्द को अलग दर्शाया जाता है तो वहाँ पर उपविराम लगाया जाता है। अर्थात जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाए तो वहाँ पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, कान्हा। उदाहरण, राम खाना खाता है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। इन तीनों उदाहरणों में आप लोग देख रहे हैं कि कृष्ण के अनेक नामों के आगे हमने कोलन का प्रयोग किया है। चौथा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इंटरजेक्शन। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात हमारे सभी मन के भावों को दिखाने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसी को हम अव्यय शब्द के भी नाम से जानते हैं। अर्थात अव्यय से पहले विस्मयादिबोधक चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगला है अर्धविराम, सेमीकोलन। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरे वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। इन 2 वाक्यों में अर्धविराम का प्रयोग किया गया है। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात
जब किसी वाक्य में सवाल पूछे जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, वह क्या खा रहा है? राम बाजार से क्या लेकर आया था? सीता के पिता का नाम क्या था? इस तरह प्रश्न पूछा जा रहा है, यह हमें पता चलता है। योजक चिन्ह हाइफन दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, वह राम सीता की मूर्ति है। सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। अगला कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरणार्थ, अध्यापक चिल्लाते हुए निकल जाओ कक्षा से। अगला है पदलोप चिन्ह ओमिशन। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, राम ने मोहन को गाली दी। मैं सामान उठाकर रख दूंगा, पर मैं घर अवश्य चलूंगा, पर तुम्हारे साथ नहीं। इस तरह पदलोप चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अधूरे रह जाने पर किया जाता है। अगला है अवतरण चिन्ह, जिसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने ही सुख नाही। उनके कहे गए वाक्य को ठीक उसी प्रकार कहा गया है, इसलिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला रेखांकन चिन्ह अंडरलाइन। किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। इसमें इम्पॉर्टेंट पद थे हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी, तो उसे अंडरलाइन यानी रेखांकन किया गया है। अगला है लाघव चिन्ह एब्रीवेशन साइन। शॉर्ट फॉर्म जिसे हम इंग्लिश में जानते हैं, तो हर शॉर्ट फॉर्म के सामने लाघव चिन्ह का प्रयोग हम छोटा शून्य दिखाकर करते हैं। किसी भी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं, यही लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉ, पंडित के लिए प। अगला है विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, आम के निम्न फायदे हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। वचन के 2 भेद हैं। विराम चिन्हों के प्रकार। इस तरह से हम निम्नलिखित जो भी वस्तुएं, हमें जो भी चीज़ें जानकारी बतानी होती है, उसके आगे हम विवरण चिन्ह लगा देने से पता चलता है कि इसके नीचे इसकी और जानकारी दी गई है। अगला है विस्मरण चिन्ह, यानी हम कुछ भूल गए हैं अगर बीच में शब्द लिखना, तो ऑब्लियन साइन यानी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके हम उस भूले गए शब्द को फिर से लिख सकते हैं। उदाहरणार्थ, राम घर जाएगा, इसमें घर भूल गया है, तो ऑब्लियन चिन्ह यानी विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करके उस वाक्य को पूरा किया जा सकता है। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह रिपीट पॉइंटर सिंबल, जिससे हम जानते हैं किसी भी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति अगर उस वाक्य या वाक्यांश में या फिर लिस्ट में हो रही हो तो उसे दर्शाने के लिए इस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर है, जनवरी फरवरी का बचत दोनों महीने में $100 की है, इसलिए पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसे एस सिंबल के अनुसार दिखाया जाता है। उदाहरण स्वरूप इसका हम अधिकतर उपयोग कविताओं में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 मात्राएं हैं। अगला है तुल्यता सूचक चिन्ह इक्विवेलेंस इंडिकेटर सिंबल, यानी कि बराबर का चिन्ह, जिससे हम जानते हैं वाक्य में 2 शब्दों की तुलना या बराबरी करने में तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, अच्छाई बराबर बुराई।
इसके बाद है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम डैश भी कहते हैं। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उदाहरणार्थ, श्री राम ने कहा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, जैसे फल, सब्जी, मसाले इत्यादि। यहाँ पर डैश का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आज हमने विराम चिन्ह, उनके निर्देशक चिन्ह व उनका उपयोग कहाँ करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। आज हमने कौन कौन से विराम चिन्ह पढ़े? पूर्ण विराम, अल्प विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, पदलोप चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और उसके विराम चिन्ह। अगले हैं रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, अवतरण चिन्ह, पुनरुक्ति, दीर्घ उच्चारण, तुल्यता सूचक, विस्मरण चिन्ह या फिर उसे हम त्रुटिपूर्वक चिन्ह भी कहते हैं, और आखिरी निर्देशक चिन्ह। इन चिन्हों के नाम और इनके निर्देश यानी इनके चिन्ह बच्चों आप अपनी कॉपी में बनाकर लिख लीजिए। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कॉपी और पेन उठाएं और विराम चिन्हों की संपूर्ण जानकारी लिख लें। धन्यवाद।